ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट बन जाए राइड एंड हैंडलिंग में, क्योंकि 1800 सीसी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है और दरवाजे उसके बीच में फंस रहा था है कि डिमांड बताओ 4x4 की है कि नहीं है। इनको इंडिया में बता दिया होगा कि पियानो ब्लैक बहुत चलता है, तो उन्होंने कहा लो तुम पियानो ब्लैक हर जगह लो। तो हेलो दोस्तों, डस्टर का अनवेल हो गया है इंडिया में 2026 मॉडल, जिसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है, जिसमें इंजन्स बिल्कुल नए ऑप्शंस हैं, सब कुछ बिल्कुल नया है। उस लॉन्च पे भी मैं था, जिन्होंने गाड़ी चलाई उनसे थोड़ी बातचीत भी करी। और मेन चीज ये है कि गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के बाद जो है मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ये कहाँ प्लेस्ड है, किसके लिए टारगेटेड है, सब कुछ है। इन सब चीजों के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन मेन उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो मे भी बहुत अच्छी तरीके से बहुत जगह एक्सप्लेन्ड नहीं है। जो पहले टेस्टर आई थी वो 4.3 मीटर एसयूवी का सेगमेंट उसने स्टार्ट किया था, मतलब लिटरली किक स्टार्ट किया था। और वो एसयूवी वाला टैग जो है वो उसके ऊपर सूट भी करता था, दिखती भी वैसी थी, सस्पेंशन भी वैसा था, इवन उसके पास जो है वो डीजल ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शंस भी थे। तो लेट्स सी इस पर्टिकुलर गाड़ी में वो सब चीजें कंटिन्यू होती हैं, कहाँ पे जो है वो थोड़ी सी सोया हेड कर जाती है, कहाँ पे ये ज्यादा अच्छी है और कहाँ पे उतना हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि मेरे को भी कंसल्टेशन बहुत लोग बोल रहे थे कि डस्टर जो है वो आएगी, वो हम देखेंगे जरूर। जितने भी मेन क्वेश्चंस हैं उनको मैं अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ क्लब करके आपको बता दूंगा। किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पे आपको जाना है वीडियो में तो आप चैप्टर कोड्स यूज कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी कि रेनॉ डस्टर ओवरऑल इंप्रेशंस कैसे हैं गाड़ी के। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिल से निकल रहा है कि क्या डीजल या 4x4 वेरिएंट, इस तरीके का वेरिएंट जो है वो गाड़ी में है कि नहीं है, या फिर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले 4x4 का क्वेश्चन पूरा करते हैं, विच इज कि जो RGMP इनका प्लेटफॉर्म है वो केपेबल है ऑल व्हील ड्राइव के लिए। आपको आगे मैं दिखाऊंगा, पता भी लग जाएगा आपको कैसे है। जो मैन्युफैक्चरर है वो हमेशा ये देखता है कि डिमांड कैसी है। कमेंट्स में वो डिमांड नहीं देखते हैं, वो लिटरली डीलरशिप से पूछते हैं कि डिमांड बताओ 4x4 की है कि नहीं है। विच मीन्स कि इंडियन ऑडियंस अगर जाए डीलरशिप और बोले कि अरे यार इसमें ऑल व्हील ड्राइव वगैरह नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, तब जाके उनको पता लगता है कि ये डिमांड आ रही है। और अगर इस तरीके की डिमांड होगी तो वो सोच सकते हैं, उन्होंने क्लियर कट बोला है। लेकिन द थिंग इज, आपको भी पता है कि एक्चुअल में जो रियल कस्टमर्स हैं वो कितने हैं 4x4 वगैरह के, तो उसी वजह से डिमांड मैन्युफैक्चरर के पास नहीं पहुंचेगी और मोस्ट प्रोबेबली वो वेरिएंट नहीं आएगा। दूसरी चीज, जब डीजल को क्वेश्चन आया तो उन्होंने क्लियर ये चीज बोली कि अगर हम इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ला रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इज द फ्यूचर। डीजल जो है वो हम तब लाते अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ना ला रहे होते। तो उस वजह से उन्होंने स्टार्टिंग से ही जो है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे पूरा फोकस रखा है, वो उसको लोकलाइज कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। अब जितनी भी गाड़ियां आज आप डीजल दे रहे हो, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स, चाहे टाटा हो, महिंद्रा हो, hyundai किया हो, उनके पास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इस टाइम नहीं है। जिस दिन आ गया वो लोग भी डीजल इंजन कट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मारुति ने किया। तो इसी वजह से या एक मैन्युफैक्चरर के पोर्टफोलियो में हाइब्रिड रहेगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, या डीजल रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब आप ये बोलोगे यार कैसी बात कर रहे हो, आप भी मैन्युफैक्चरर भी, कि नहीं यार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होगा तो डीजल नहीं देंगे। होता क्या है ना कि अगर एक्चुअल में आप प्रैक्टिकल देखो तो डीजल का जो लो एंड और मिड रेंज होती है वो बहुत तगड़ी होती है। वही चीज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसमें एक इलेक्ट्रिक पुश मिलता है और लगभग जो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स होती हैं उनके इंजन कैपेसिटी के हिसाब से परफॉर्म करती है। जैसे 1.5 लीटर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो लगभग 100 के आसपास जो है वो बिल्कुल ठीक एक्सेलरेट करती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। डीजल ऑटोमेटिक्स के ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है दैट इज ए 160 bhp 1.8 लीटर 1800 सीसी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है। एंड दैट इज वाई मेरे को ये चीज लग रही है कि इसके जो पावर आउटपुट्स हैं 170 न्यूटन मीटर तो इंजन ही निकाल रहा है, उसके बाद मोटर वगैरह का भी जो पुश होगा वो 200 न्यूटन मीटर के ऊपर निकल रहा है। एंड दैट इज वाई ये पर्टिकुलर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो 120, 125, 130 तक काफी तेज होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम जो नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड्स होती है, जैसे हमें जो है मे बी ओवरटेक करना है 80 to 120, उसमें ये पर्टिकुलर इंजन काफी तेज हो सकता है। दूसरी चीज जो मुझे देख के बहुत ही बढ़िया लगा विच इज कि जो बैटरी पैक है हाइब्रिड का वो है 1.4 किलोवाट आवर का। आपको पता है जो टोयोटा की जो गाड़ियां, जो इंजन आता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंडिया में जो अकेला आ रहा है इस टाइम, उसका है 0.74 कुछ आसपास, तो मतलब ऑलमोस्ट उससे डबल है। इट मींस ये गाड़ी जो है वो ईवी मोड में बहुत ज्यादा टाइम चल सकती है। रेनॉ क्लेम कर रहा है कि अगर आप ट्रैफिक में चलाओगे सिटी में तो ऑलमोस्ट आपके डेस्टिनेशन के 80% ऑफ टाइम तक ये ईवी ओनली मोड में चल सकती है। जैसे लेट से आपको जो है 10 किलोमीटर जाना है और ये जो है वो 8 किलोमीटर ईवी पे ही चली गई, जो लास्ट के 2 किलोमीटर में हल्का फुल्का तेल अगर आपका खर्च भी होगा तो कितना ही होगा। बात यह है कि इसकी प्राइसिंग वगैरह पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा।
उसी वजह से ये इंजन जो है वो अभी नहीं, ये आपको दिवाली पे मिलेगा, क्योंकि मे भी ये लोकलाइज कर रहे हैं हाइब्रिड कंपोनेंट्स। और अगर दिवाली पे आपको मिल भी जाता है, दिवाली से आगे चला जाता है, अगले साल चला जाता है, तो थोड़ी सी बात बिगड़ जाएगी। लेकिन दिवाली पे अगर आपको फिर भी मिल जाता है और सही प्राइस पे मिल जाता है, तो वहां पे हिसाब किताब ठीक होगा। 1.8 लीटर है तो 17.2 17.3 लाख रुपीस एक्स शोरूम तक इनको प्राइस करना पड़ेगा इस मार्केट में रहने के लिए। उसके ऊपर अगर निकल जाएगी तो वही बात है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जस्टिफाई करना, लेकिन प्राइसिंग पे भी बहुत डिपेंड करेगा। इंजन बहुत ही ज्यादा कैपेबल लग रहा है ओवरऑल, मतलब इवन हाईवे ड्यूटीज के हिसाब से। पावर आउटपुट्स तो ऑब्वियसली 160 bhp है, एंड दैट इज व्हाई इट इज मच मोर देन जो हमारे 122 bhp के आसपास स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी सेफ्टी 5 स्टार वाली रहेगी कि नहीं रहेगी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये ग्लोबल जो ये लोग यूज कर रहे हैं उसी तरीके का आएगा। उन्होंने क्लियर कट ये चीज बोली है कि इंडिया को हम बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब मानते हैं। इट मीन्स यहाँ पे गाड़ियां बनेगी, मिडिल ईस्ट जाएंगी, और जो है वो साउथ अमेरिका, वो सब चीजें बहुत ज्यादा जगह एक्सपोर्ट होंगी। एंड दैट इज वाई जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूज होता है वही यूज होगा। 5 स्टार के बारे में उन्होंने बहुत बार स्टेज पे बोला, तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो वो बोलता भी नहीं है, वो उसका जिक्र ही नहीं करता है। बाकी सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑलमोस्ट 5 स्टार ला चुके हैं, इवन मारुति भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो आई डोंट थिंक कि कोई कंपनी ये रिस्क लेगी कि वो हल्की गाड़ी बना के बेच रही है। अब आप सोच रहे होगे कि फीचर्स जो पहले वाले डस्टर में बहुत कम था, और मुझे लगता है आपको भी पता है कि फीचर्स की ही वजह से इवन सेगमेंट स्टार्ट करने के बावजूद ये गाड़ी जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की किंग नहीं बन पाई। दूसरी जो गाड़ी थी जो फीचर्स ऑफर कर रही थी वो बन गई, और अभी तक बनी हुई है। तो यहाँ पे इस बार रेनो ने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, स्पेशली ड्राइवर के लिए। मतलब एक आपने देखा होगा कि सिएरा में जो है वो पावर टेलगेट है, सेल्टोस में जो है वो अपना आगे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं, लेकिन इसमें दोनों दे दिया। ठीक है। और मेन चीज मैंने चीज नोटिस करी, जो फीचर्स है ना वो ड्राइवर और आगे वाले जो 2 लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ऐसा नहीं कि पीछे वाले के लिए नहीं है, लेकिन कम है। कैसे? सिंपल सी चीज बताऊं, लंबार सपोर्ट इसमें आगे की 2 सीटों में मिलता है, मैक्सिमम गाड़ियों में नहीं मिलता है। लेकिन अगर पीछे देखा जाए तो मैक्सिमम गाड़ियों में सनशेड्स आते हैं, इसमें नहीं आते। तो मुझे जो फीचर्स बहुत बढ़िया लगे वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली चीज ये कि इसमें आपका जो स्क्रीन है वो गूगल लिटरली सपोर्ट करती है। मतलब उसमें आपको इवन अपने फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी गूगल एप्स, आई थिंक 100 एप्स के आसपास जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक है उसका। गूगल मैप्स वगैरह जितनी भी चीजें हम एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले से यूज करते हैं, वो डायरेक्ट गाड़ी में स्टार्टिंग में हो जाता है। और उसी वजह से वो जो मैप्स है वो उसके MID पे भी आ जाते हैं। स्क्रीन आई थिंक 10.1 इंच की है, MID 10.25 इंच की है। उसके बाद जब आप गूगल का अपना जो है प्रोफाइल इसमें डाल दोगे तो क्या होगा कि आपके हिसाब से जो स्टीयरिंग वेट की सेटिंग्स हैं, जो आपने जो है वो मोड्स चूज कर रखा है, वो सेटिंग्स भी आप ही के हिसाब से हो जाएगी। लेट्स से आपके घर में कोई दूसरा है, उसने अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करी तो उसके हिसाब से सेट हो जाएंगी। प्रोफाइल सेटिंग्स वाला ऑप्शन बहुत ही सही लगा मेरे को। अब हम ड्राइवर की चीज से बात करें तो जो मेन बटन्स हैं AC वगैरह के, वो सारे फिजिकल कंट्रोल्स हैं जो हम लोग अभी बोलते आ रहे हैं कि टच मत दो, वो भी इसमें ध्यान रखा गया है। इवन यहाँ पे एक बटन है जिसमें ADAS की सेटिंग्स भी जो है वो आपके यूजर प्रोफाइल की मतलब हो जाएंगी। मतलब किसी को जो है वो लेन सेंटरिंग चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को AEB चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, वो भी यूजर के प्रोफाइल के हिसाब से सेट हो जाएगा एक बटन पे। बाकी जो दूसरे यूजुअल फीचर्स हैं उसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, PM 2.5 फिल्टर आ जाता है, एयर प्यूरिफायर बिल्ट इन है, EPB इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड। जो स्क्रीन है सामने वो लगभग जो है 17.9 डिग्री पे टिल्ट हो रखी है ड्राइवर की तरफ। और जब मैंने बैठ के देखा ना तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि बोनट के एकदम ऐसे करके रिजेस बाहर निकले हुए हैं। जैसे मे भी अगर आपको किसी ने एलिवेट चलाई होगी तो उसमें जिस तरीके का लगता है वैसे ही, मतलब बहुत ही शार्प लग रहा है। तो वो एक चीज अच्छी लग रही है देखने में। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत ज्यादा आप ऊपर नहीं बैठ रहे हो सीट पे। थोड़ी अगर एर्गोनॉमिक्स देखी जाए तो हल्की फुल्की फ्रेंच गाड़ियों के ऊपर नीचे रहती है। जैसे स्टीयरिंग के पीछे जो है वो आपका जो मीडिया कंट्रोल्स हैं उसके बटन्स हैं, ट्रैक वगैरह चेंज करने के। और अगर हम स्टीयरिंग में जब ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाईएस्ट पोजीशन पे भी वो उतना हाई नहीं जा रहा है। वैसे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बहुत सारी चीजें हैं। जो सीट एडजस्टमेंट है वो 6 वे एडजस्टेबल है लंबार सपोर्ट के साथ, लेकिन 8 वे जहां पे हम अपना जो बेस है वो ऊपर नीचे उसका एंगल सेट कर सकते हैं वो नहीं है। तो थोड़ी बहुत हल्का फुल्का एर्गोनॉमिक है, लेकिन बैठने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इंजन के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे तो हाइब्रिड के बारे में तो मैं हाइब्रिड सेक्शन में बता चुका हूं, लेकिन उसके बाद लोअर वेरिएंट्स का क्या। तो लोअर वेरिएंट्स में आपको एक 100 bhp 160 न्यूटन मीटर के आसपास 1 लीटर का टर्बो मिलेगा। देखिए आपको पता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में सबसे ज्यादा 1.5 NA बिकते हैं, तो उनके सामने इस पर्टिकुलर इंजन को कंपीट करना, ऑल्दो इसका टॉर्क ज्यादा है, मतलब एक थॉट दिमाग में आता है कि यार 1.5 1500 सीसी बड़ा है इंजन,
तो वो पर्टिकुलर इंजन को किस तरीके से ये प्राइस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर इसका प्राइसिंग 10.5 लाख से नीचे स्टार्ट हुई, जैसे लेट्स से 9 लाख 9.5 लाख से, तभी ये पर्टिकुलर वेरिएंट्स जो हैं थोड़ा सा कामयाब रहेंगे, थोड़ा लोग इनकी तरफ जाएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल हेड ऑन हो गया 1.5 NA दूसरी गाड़ियों के साथ, तो उतना सेल्स में, उतना बेचने में दिक्कत हो जाएगी। उसके साथ आपको सिर्फ एक मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है 6 स्पीड का। मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरर को CVT भी देना चाहिए। लोअर वेरिएंट्स में CVT इतना बिक रहा है आजकल गाड़ियों में, सेल्टॉस का HT ऑप्शनल ऑटोमेटिक हो गया, या फिर विक्टोरियस हाईराइडर का जो बेस से एक ऊपर नीचे वाला ऑटोमेटिक है, बहुत से लोग ले रहे हैं। इनको CVT देना चाहिए 1 लीटर टर्बो के साथ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर रेनॉ सुन रही है तो अच्छी बात है। दूसरी चीज आ जाती है कि इनका जो फ्लैगशिप इंजन है, विच इज एक 163 bhp 280 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये तो आपको इंजन में भी पता होगा कि ये मर्सिडीज के साथ डेवलप किया था रेनॉ ने, तो ये इंजन बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे क्या है, 280 न्यूटन मीटर टॉर्क कर दिया गया है, पहले आई थिंक 260 के आसपास था। तो इसका मतलब इसके इंटरनल्स वगैरह में कुछ चेंज करके थोड़ा और पावरफुल बनाया है। और इसके साथ आपको 6 स्पीड मैनुअल और एक 6 स्पीड DCT मिल जाता है। अब DCT आप बोलोगे कि यार DCT दे दिया, लेकिन दिस इज ए वेट क्लच DCT, जहां पे गियर बॉक्स जो है तेल में डूबा होता है, जिस वजह से वो उतना गर्म नहीं होता है। और ये गियर बॉक्स बाहर भी कुछ गाड़ियों में आ रहा है और उसके रिव्यूज ठीक है। तो मतलब एज सच इस गियर बॉक्स को चला के देखना पड़ेगा कि इंडियन कंडीशंस में कैसा ट्यून किया है, कि प्रॉमिसिंग तो लग रही है देखो ओवरऑल हिसाब किताब। लेकिन अगर आप इंजन्स को ध्यान से नोटिस करो तो वो जो इंजन्स हैं वो टर्बो पेट्रोल्स हैं, डीजल नहीं है कोई भी। 2 इंजन्स ऐसे हैं जो 160 bhp के हैं, एक हाइब्रिड है, एक टर्बो पेट्रोल है। और जितनी भी प्रेजेंटेशन पे उन्होंने हैंडलिंग पे बात करी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी पूरी की पूरी राइड एंड हैंडलिंग, इन्होंने बोला है कि वी विल बी द बेस्ट इन क्लास। तो जैसे होता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो बेस्ट हैंडलिंग है उसकी राइड थोड़ी सी जिटरी है, गड्ढों वड्ढों पे धड़ 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 करती है। जिनकी बहुत अच्छी राइड क्वालिटी है वो उतना हैंडलिंग में उतनी शार्प नहीं है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट बन जाए राइड एंड हैंडलिंग में, क्योंकि जो टायर्स हैं वो भी 225 सेक्शन के। इसका मतलब ग्रिप पे बहुत फोकस किया गया है इस बार। तो अगर आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे जो है वो आपको हाइब्रिड ही लेना हो, लेकिन हैंडलिंग तगड़ी होनी चाहिए, आपको सबसे पावरफुल इंजन लेना है विद 280 न्यूटन मीटर टॉर्क, तो इस गाड़ी को आप जरूर देखना। अब आप ये बोलोगे कि लगभग 2659 मिलीमीटर के आसपास व्हील बेस है, तो इसका यार व्हील बेस तो बड़ा है, रियर के लिए भी, पैसेंजर्स के लिए बढ़िया हिसाब किताब होगा। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इट्स अनकंफर्टेबल, बट पीछे वाले सीट्स वाले के लिए उतना ध्यान नहीं दिया गया है, मुझे ऐसा ओवरऑल लगा। एक तो ये चीज है कि आगे वाले सीटों के नीचे कुछ ऐसे मेटल के पार्ट्स हैं, जब हम पीछे बैठते हैं और जो हमारा लेग स्पेस है वहां पे थोड़ा सा जूतों में अड़ते हैं। दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सनशेड्स वगैरह नहीं दिए गए, वो सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ, एक पैनोरामिक आपको व्यू मिल जाता है सनरूफ से। जो लाइट्स है, रीडिंग लाइट्स, वो टच सेंसिटिव हैं, वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की लग रही है देखने में। और पीछे वाली जो सीटें हैं उनका जो रिक्लाइन एंगल है वो भी अच्छा है, कुछ गाड़ियों में जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट होता है। लेकिन एज सच अगर हम स्पेस देखी जाए तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में दूसरी गाड़ियां थोड़ा ज्यादा स्पेस देती हैं। अंडर साइड सपोर्ट डिसेंट है, सीट्स बैठने में जो है वो काफी कंट्रोल्ड है, जैसे इस गाड़ी की सीटें हैं, मतलब साइड से ना ऐसे निकली रहती हैं, तो इन पर्टिकुलर सीट्स में जो है वो 3 लोगों का बैठना थोड़ा सा अजीब हो जाता है। हेडरूम वगैरह मेरे को बहुत बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई उससे, दैट्स व्हाई बाकी चीजें डिसेंट है। अब ये चीज आ जाती है कि पीछे अगर नी रूम कम है तो फिर बूट बड़ा है, तो बूट तो बहुत बड़ा है। 700 लीटर अगर आप पूरा ऊपर तक, आजकल मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स पूरा छत तक नाप देते हैं, तो उसमें तो 700 लीटर है सीधे। लेकिन अगर आप उसके नीचे देखो तो लगभग 518 लीटर के आसपास है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट। जो कूपे एसयूवीज हैं उनके ऑलमोस्ट बराबर पहुंच जाता है। अब आप मेरे को ये चीज बताना कि इसको 500 की जगह अगर 450 कर देते और थोड़ा सा पीछे नी रूम बढ़ा देते, कौन सा आपको बेटर लगता? लेकिन पिछली वाली डस्टर में भी ऐसी था, जो ओन करते हैं, जिन्होंने देखी है, उनको पता है कि बूट बहुत बड़ा रहा है और यही हिसाब किताब रहा है, तो वही कंटिन्यू हुआ है, उसमें ऐसा जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। जो मैंने आपको पहले भी आई थिंक 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि यही होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि हैंडलिंग वगैरह के लिए जो है वो गाड़ी बना दी है, तो ऐसा तो नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, 212 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, आई थिंक एलिवेट के 220 से थोड़ा सा ही कम है। तो बेसिक हिसाब किताब ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस को भी ऊंचा रखा है, अप्रोच डिपार्चर एंगल्स को भी बढ़िया रखा है, उस हिसाब से केपेबल एसयूवी बनाई है। उन्होंने बोला है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में जितनी केपेबल हो सकती है गाड़ी, जितनी टॉर्क हम दे सकते हैं पहाड़ वहाड़ चढ़ने के लिए, वो सब हमने दिया है। तो ग्राउंड क्लियरेंस तो काफी ऊपर है, लेकिन जो गाड़ी की हाइट है वो सामने से देख के थोड़ी नीची रखती है। इसका मतलब जो ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो गाड़ी की नीची ही रखी गई है, ताकि थोड़ी स्क्वाटेड पोजीशन आए, हैंडलिंग भी बढ़िया हो, बॉडी रोल वगैरह भी ना हो, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी रोड से अच्छा मिले।
अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स। जो पुरानी वाली भी डस्टर में कुछ खास नहीं थे, रैटल्स वगैरह डेवलप हो जाते थे, इवन देखने में भी आपको लगता था कि बड़े मतलब अजीब से प्लास्टिक्स हैं। और भी इनकी जो दूसरी गाड़ियां आई थी उसमें भी लगता है, आज भी छोटी गाड़ियों में इनके प्लास्टिक्स में थोड़ा ऊपर नीचे लगता है। तो देखिए, अगर मैं टच एंड फील की बात करूं तो प्लास्टिक्स में उतनी दिक्कत नहीं है, मैं सही बताऊं आपको। लेकिन जो लुक्स हैं प्लास्टिक्स के, वो मतलब रेनो इज ट्राइंग टू हार्ड। जिसको जैसे किसी ने इनको इंडिया में बता दिया होगा कि पियानो ब्लैक बहुत चलता है, तो उन्होंने कहा लो तुम पियानो ब्लैक हर जगह लो, सेंटर कंसोल में लो, उसके बाद जो है सामने स्क्रीन में लो, जो स्क्रीन का बेनेकल है उसमें लो, जहां पे भी टच पॉइंट्स हैं सब जगह लो, इवन स्टीयरिंग व्हील पे लो, हर जगह लो। बाहर भी अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पिलर ऊपर तक जा रहा है पीछे तक, ये पूरा पियानो ब्लैक है, पीछे भी पियानो ब्लैक है, ऑब्वियसली टेल लाइट जो कनेक्टिंग है वो भी पियानो ब्लैक है, सब पियानो ब्लैक है। तो उस वजह से गाड़ी में स्मजेस बहुत दिख रहे थे, फिंगरप्रिंट्स बहुत दिख रहे थे। इवन जो गाड़ी वहां पे खड़ी थी ऑब्वियसली साफ करी जा रही थी बार बार, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल देख सकते हो कि कितना पियानो ब्लैक जो है वो मतलब इज ट्राइंग टू हार्ड, उस तरीके से कह लीजिए। फीचर्स भर भर के दिए हैं, लेकिन पियानो ब्लैक भरने की जरूरत नहीं है। आजकल और भी गाड़ियां आ रही है सेगमेंट में जिसमें मैट प्लास्टिक्स जो है वो बिना किसी फिंगरप्रिंट के अच्छे लगते हैं। अगर हम फ्रेंच गाड़ियों के एर्गोनॉमिक्स और स्पेस मैनेजमेंट जो होता है, जहां पे चीजें भी रखी जाती हैं, उनकी बात करें तो एक बस मेरे को ये चीज लगी कि जो हमारे बॉटल होल्डर्स हैं वो थोड़े से डोर्स में, आगे वाले फ्रंट डोर्स में छोटे हैं। और इवन देन जो हमारा सीट एडजस्टमेंट है वहां पे थोड़ा सा जो है हाथ और दरवाजे उसके बीच में फंस रहा था। उसके अलावा मेरे को ऐसा जो है वो एर्गोनॉमिक बहुत बड़ा कोई फ्लॉ नहीं लगा पूरी गाड़ी में। एक और मैंने चीज बताई आपको, पीछे कोई रेलिंग जो है वो टकराती है पैरों में, लेकिन ये जो एर्गोनॉमिक और स्पेस मैनेजमेंट है, बाकी सेंट्रल कंसोल में बहुत स्पेस छोड़ दिया गया है। क्योंकि हुआ क्या है ना, एक ट्रेडिशनल लीवर जो होता है ऑटोमेटिक का, उसको हटा के शिफ्ट बाय वायर की वजह से एक छोटा सा बिल्कुल लीवर है, उससे अच्छा खासा स्पेस है। आपको आगे वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे पैड है, वहां पे 3-4 फोन्स आ जाएंगे। बीच में कप होल्डर्स जो है वो एडजस्टेबल हैं। इवन जो सेंट्रल आर्मरेस्ट है वो चौड़ा उतना नहीं है, लेकिन उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो आधा हाथ मेरा इतना हाथ चला गया था अंदर, तो उस वजह से स्पेस उस हिसाब से गाड़ी में रखने के लिए अच्छा है। पीछे वाला भी जो आर्मरेस्ट है उसमें आपको अलग से फोन रखने की जगह है, वो सारी चीजें। तो ओवरऑल जो स्पेस निक्स के लिए निकाला है वो अच्छी तरीके से निकाला है। एर्गोनॉमिक में एक दो जगह इश्यूज हैं, बाकी ठीक है, इट्स डिसेंट। सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि कब आएगी गाड़ी। तो देखिए, बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, आई थिंक 21,000 के आसपास हैं। उससे आपको जो है वो आर पास मिल जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में बुकिंग कराओगे। और उसमें क्या होगा कि आप लेने पे ये जैसे मर्चेंडाइज है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको साथ में मिलेंगी। आप में से कुछ लकी जो लोग होंगे स्टार्टिंग में बुकिंग वाले, उनको जो उस टाइम का प्राइस है विच इज़ द लॉन्च प्राइस, जो इंट्रोडक्टरी प्राइस होगा, उस पे गाड़ी मिलेगी। कुछ लोगों को कह रहे हैं कि प्लांट पे भी जो है वो दिखाया जाएगा ले जाके, कि विजिट करा के कि किस तरीके से गाड़ी बन रही है। तो वो सारी चीजें स्टार्टिंग के बुकिंग्स करने वालों को है। बाकी एक और बहुत बढ़िया चीज है विच इज जो आपकी वारंटी है वो 7 साल की एक्सटेंडेड कर दी है। जिस भी गाड़ी में 7 साल की वारंटी है उससे ज्यादा है तो मैन्युफैक्चरर इसका मतलब उस गाड़ी पे अच्छा खासा ट्रस्ट कर रहा है। साउंड सिस्टम अगर आपको जानना है तो इसमें आर्कमिस ट्यून्ड का 6 स्पीकर का सेटअप है। ऐसा कोई 8 स्पीकर 12 स्पीकर नहीं है। तो वहां पे ये चीज देखनी होगी कि किस तरीके से ट्यूनिंग करी गई है। दरवाजों का अगर वेट वगैरह देखें तो मेरे को सही भारी लगे, पिछली वाली से तो बहुत ही बेटर है। ओवरऑल जो हेफ्ट चीज होगा। अब जो मुझे बहुत बड़ा इशू लगा वो मैं आपको बताता हूँ, विच इज द एक्चुअल बाहर से डिजाइन। देखो, एक तो मेरे को ये चीज नहीं समझ में आती है, इंडियन स्पेसिफिक गाड़ियों में अलग से ही टेल लाइट कनेक्टिंग दे देते हैं, पीछे बम्पर, आगे बम्पर ऐसे बाहर निकाल देते हैं। इसी वजह से इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो 43-60 मिलीमीटर के मतलब आसपास है। इतनी बड़ी नहीं है गाड़ी। ये चीज जो है ना वो बड़ी वाली जो मैंने आपको बताई, ये इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। तो ऐसा लगेगा आपको जैसे पिछली वाली गाड़ी ऊंची ऊंची सी बड़ी बड़ी सी लगती थी, इस पे मतलब व्हील वेल्स में जगह बहुत है ना, वैसी ये नहीं लग रही है, थोड़ी सी छोटी लग रही है। छोटी का ये मतलब है कि हैंडलिंग वगैरह में बहुत ज्यादा काम आएगी वो चीज, लेकिन जो प्रेजेंस है वो उतनी नहीं लग रही है, स्पेशली कंपेयर टू द न्यू कंपटीशन जो आया है, जो बड़ा बड़ा सा लगता है देखने में। तो साइज की वजह से मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि लोग इसको कंपेयर करें। इंडियन लोगों को पता नहीं क्यों इस तरीके से होता है, लेकिन है ये चीज। दूसरा जो मेरा कंसर्न है, मैंने आपको पहले आपको बताया, विच इज की जो 1 लीटर है उसके साथ एक सीवीटी ऑटोमेटिक होना चाहिए। क्योंकि मेरे को 90% जो क्वेरीज आती हैं वो इसी रेंज में, मतलब 13 से 17 लाख के बीच में एक ऑटोमेटिक की आती है। वहां पे सीवीटी होना चाहिए। बहुत बड़ा चंक ऑफ मार्केट है जो ये लोग मिस आउट कर जाएंगे अगर वहां पे इन्होंने एक ऑटोमेटिक नहीं दिया तो। या फिर हाइब्रिड ही इतना नीचे से स्टार्ट कर दो कि आदमी बोले कि चलो ठीक है यही ले लेते हैं, बिल्कुल बेस वेरिएंट से हाइब्रिड स्टार्ट कर दो। तो एक वो भी चीज है, फूड फॉर थॉट। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप इस गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में कंफ्यूज्ड है तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन में जाके कंसल्टेशन डिटेल्स देख सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।